नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 11 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है सेंट्रल विस्टा एग्जीक्यूटिव्स कैप्रिस एंड रूल ऑफ लॉ। देखिए, इस आर्टिकल को लिखा है सुहरीत पार्थसारथी जी ने। ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास ये ताकत है कि वो सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप कर सकते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है बट उस हद तक जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आपका एग्जीक्यूटिव के फेवर में डिसीजन दे दिया, सरकार के फेवर में डिसीजन दे दिया। यहां पे सुहरीत पार्थसारथी जी आर्टिकल 14 को कोट करके और कहीं ना कहीं ओवरऑल पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो कंसेप्ट होता है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, उसको कोट करके सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एग्जीक्यूटिव के फेवर में डिसीजन दिया है, ये उतना सही नहीं है। तो क्या क्या बोला गया है इस आर्टिकल में, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डी सुब्बाराव साहब का। डी सुब्बाराव पहले गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। आर्टिकल का टाइटल है प्लानिंग एन एग्जिट आउट ऑफ इजी मनी रिजीम। देखिए, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा दोस्तों, तो कोरोना के लॉकडाउन के बाद हमारी सरकार ने बहुत सारी लिक्विडिटी को पंप किया मार्केट में। हालांकि फ्री लिक्विडिटी नहीं बांटी, उसको इंटरेस्ट रेट पे उठाना है आपको मार्केट से, बट कम इंटरेस्ट रेट पे उठाना है। उसके चलते और कहीं ना कहीं पहले भी सप्लाई चेन डिसरप्शन के चलते इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। अब यहां पे सुब्बाराव साहब ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन को और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को बैलेंस करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। कि भाई कौन से इन्फ्लेशन पे अगर इकोनॉमी पहुंच जाए तो आपको रुकना है, ठीक है ना, कितना पैसा आपको इकोनॉमी में पंप इन करना है। जो भी फाइनेंशियल प्लानिस्ट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में काफी स्ट्रगल करते हैं। और कोरोना के पैंडेमिक के बाद तो हालत बहुत ही खराब थी। कोरोना के पैंडेमिक के बाद डबल इफेक्ट्स देखने को मिले कि इकोनॉमी को ग्रो करने की भी जरूरत है, तो इकोनॉमी में पैसा पंप इन करने की जरूरत है, और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है और उसके बाद अगर आप इजी मनी पॉलिसी लेके रखते हो, इजी मनी पॉलिसी मतलब आरबीआई बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा रही है, तो ऐसे केसेस में इन्फ्लेशन और बढ़ने के चांस है। अब जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी 7.5% से ऊपर हो रखा है, जबकि आरबीआई का टारगेट रहता है कि 2 से 6% के बीच में रहे, और इन्फ्लेशन पहुंच चुका है 7.5% पे, तो यहां पे सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए, उसके बारे में आर्टिकल में यहां पे डी सुब्बाराव जी ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, इसको देखेंगे। फिर भाई फिर से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को मिला है, फ्यूल्ड बाय फायर। बंधारा नाम की जगह पे हॉस्पिटल में फायर लग गई, 10 इन्फेंट्स की जानें चली गई। भाई फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने ये दिखा दिया कि भाई हम काफी पीछे हैं। तो यहाँ पे ये इवेंट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। ये इवेंट क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, गियरिंग अप। इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कि मैंने पहले आपको नहीं बताया हो, तो फिलहाल के लिए मैं इस आर्टिकल को अभी के लिए स्किप कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल डिस्कशन में, चूंकि सारे पॉइंट्स में पहले डिस्कस कर चुका हूं। फिर दोस्तों रिसेंटली हुआ यह है कि लगभग 22 दिसंबर को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को एड्रेस किया। अब ये देखने को मिला है कि पिछले कई सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन उन्होंने सीधे एएमयू के बच्चों से बातचीत नहीं की, पर यहाँ पे मोदी साहब एएमयू के बच्चों से सीधे सीधे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्पीचेस की बात हो रही है। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों को संबोधित किया था, और यहाँ पे मोदी साहब संबोधित कर रहे हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मसालेदार न्यूज के पर्सपेक्टिव से, एक आप कह सकते हो ना कि इनोवेटिव थॉट के पर्सपेक्टिव से ये चीज अच्छी है। तो अगर समय मिला तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सीधे सीधे यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भाई जर्नलिज्म से रिलेटेड हर आर्टिकल मंडे को आता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं स्किप करता हूँ। एक और जो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है फ्रंट सीट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। भाई कहीं ना कहीं लिथियम और कोबाल्ट इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, और लिथियम और कोबाल्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडिया के लैटिन अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो लैटिन अमेरिका के साथ रिश्ते हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बातचीत करी गई है। कैसे इंडिया अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट के फील्ड में अपनी ताकत को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको लैटिन अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना पड़ेगा। अभी के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में स्टैटिस्टिक्स को किस हद तक सुधारा जा सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बातचीत करी गई है। तो ये 4 आर्टिकल्स बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए।
मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एक और बात यहाँ पे बोलूँगा मैं दोस्तों, चूंकि हुआ ये कि जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था, मैं अपने डिजिटल पेन को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा डिजिटल पेन खो गया, काफ़ी ढूंढा मिला नहीं। तो अभी के लिए मैं केवल कर्सर से एनोटेट कर रहा हूँ, कर्सर से लिख रहा हूँ। तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा पेन की मार्किंग परफेक्ट ना हो, मैं ढूंढ लूंगा, नहीं तो एक नया पेन ऑर्डर कर दूंगा। सॉरी फॉर दैट, एकदम से मैंने देखा पेन गायब हो गया है, सो प्लीज बियर विद मी। तो यहाँ पे बात करते हैं द फ्रंट सीट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। द लिथियम एंड कोबाल्ट इंडस्ट्री आर लाइकली टू ग्रो डोमेस्टिकली टू सपोर्ट द स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये सस्टेनेबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है। सस्टेनेबल कैसे भाई? देखिए, डीजल पे और पेट्रोल पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मुझे आपको सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं भाई, उनसे हमको बचना है। तो उनसे बचने के लिए क्या लाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए जा सकते हैं। कहीं पे आपने बहुत सारे शहरों में आज की डेट में, दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह पे ई रिक्शा चल रहे हैं। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक ई रिक्शा पहुंच गए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ये सस्टेनेबल भी हैं एनवायरमेंटली और प्रॉफिटेबल भी हैं। लॉन्ग टर्म में अगर मास लेवल पे इनका प्रोडक्शन होने लगा तो ये प्रॉफिटेबल भी बहुत है, और इससे हमारी जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पे वो भी कम होगी। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस कम होगी तो हमको भाई बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमको बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो सरकार का खर्चा बचेगा, साथ साथ कार्बन एमिशंस कम होंगे, साथ साथ एनर्जी डिपेंडेंस जो क्रूड ऑयल पे है वो हमारी कम होगी। तो चलिए भाई, अच्छी बात है, ठीक है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में अगर आप कोल फूंक के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान है। हाँ, सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, इनसे बना रहे हो तो फायदा है। वो डिपेंड करता है कि आप एनर्जी बास्केट को इंडिया कैसे मैनेज करता है, ठीक है भाई। तो चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन है हमारे मार्केट में, उसको करने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इसके चलते हमारा जो मार्केट है ना वो वेस्ट एशिया से लैटिन अमेरिका में शिफ्ट हो सकता है। अभी के लिए अगर क्रूड ऑयल फिगर्स की बात की जाए तो लगभग 228.6 मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल हमने 2018-19 में इंडिया में इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत थी 120 बिलियन डॉलर्स। और इस हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। किसके? ऑयल के। क्रूड ऑयल पे हमें डिपेंडेंस करनी है, कम करनी है, और इसके लिए सरकार ने स्टेप्स भी लिए। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसके बाद इसका फेम 2 वर्जन आया। इन वर्जन के थ्रू क्या किया गया? तो इन वर्जन के थ्रू सरकार ने 1.3 बिलियन डॉलर्स पैसा ईयरमार्क करके रखा इलेक्ट्रिक बसेस को बनाने के लिए, 3 व्हीलर्स को बनाने के लिए, 4 व्हीलर्स को बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक बसेस, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, इनको कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जा सके 2022 तक, इसके लिए 1.3 बिलियन डॉलर का इंसेंटिव दिया है। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स सड़कों पे चलेंगे तो कुछ कुछ जगहों पे चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए जहां पे ये व्हीकल्स जाके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर सके। तो उसके लिए 135 मिलियन डॉलर अलग से सरकार ने ईयरमार्क किया। तो कहीं ना कहीं भाई सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए सीरियस है, ये बात पता चल रही है। इन इंसेंटिव्स के अलावा अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे तो वो बेसिकली बैटरी पे चलेंगे, ठीक है ना। सीधा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तार से लगा के तो आप चला नहीं सकते हो भाई, तो बैटरी से चलेंगे। तो भाई बैटरी तगड़ी लेवल की बननी चाहिए इंडिया में। बैटरी बनाने के लिए भी सरकार ने 4.6 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी है, और इसको प्रपोज किसने किया है? नीति आयोग ने, ठीक है भाई। कुल मिला के सरकार का यहाँ पे विजन क्या है? विजन ये है कि 2030 तक हमारी सड़कों पे जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। अच्छी बात है। फिर यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं। इन सितंबर 2019 जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर सुजुकी मोटर्स फॉर्म्ड अ कंसोर्टियम with Japanese automotive component manufacturer Denso and multinational conglomerate Toshiba to set up a manufacturing unit in Gujarat to venture into the production of lithium-ion batteries and electrodes. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं तो बैटरी चाहिए, और बैटरी का प्रयोग नाना प्रकार की चीज़ों में होता है। बैटरी को इंडिया में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और जापान से बेटर कौन कंट्री हो सकती है टेक्नोलॉजी में? तो जो जापानीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर डेंसो मिला किससे? मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट तोशिबा से और सुजुकी मोटर के साथ मिलके ये क्या कर रहे हैं? गुजरात में एक लिथियम आयन बैटरीज की फैक्ट्री खोल रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो इससे इंडिया में जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
और अगर इंडिया में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो हमारे जो रिश्ते हैं ना वो लैटिन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि इंडिया में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने से रिश्ते लैटिन अमेरिका के साथ कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, बैटरी को बनाने में लिथियम मेजर क्वांटिटी में लगता है, बैटरी को बनाने में कोबाल्ट मेजर क्वांटिटी में लगता है, और अगर आपको लिथियम और कोबाल्ट मेजर क्वांटिटी में चाहिए तो आपको उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिथियम और कोबाल्ट के इतने ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं। अब सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच लिथियम और कोबाल्ट में कौन है? तो लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका का एक फेमस लिथियम ट्राइंगल है जहां पे बहुत सारे लिथियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं अंडर द सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, नॉर्दर्न चिले एंड साउथ वेस्ट बोलीविया। तो नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, नॉर्दर्न चिले और साउथ वेस्ट बोलीविया में दुनिया भर के एक्सप्लोर्ड लिथियम के 80% रिजर्व्स हैं। ज्यादातर प्रोडक्शन अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया में ही होता है। और अगर यहां से इंडिया की कंपनीज, इंडिया की गवर्नमेंट एक अच्छे रिजर्व पे अपना धाक जमा लेती है या फिर एक अच्छे रिजर्व से माइनिंग राइट्स को खरीद लेती है, तो इंडिया के पास एक कांस्टेंट सप्लाई आ जाएगी लिथियम की। और लिथियम किस में लगता है? बैटरीज में। तो बैटरी के इकोसिस्टम को आपको डेवलप करना है तो भाई बैटरी में लगने वाले जो इंपोर्ट है उस इंपोर्ट क्वांटिटी की आपको जरूरत है, उस इंपोर्ट के मेटल की आपको जरूरत है, और वो आप कहां से इंपोर्ट कर रहे हो? लैटिन अमेरिका से। तो लैटिन अमेरिका की जो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया नाम की कंट्रीज है, इनसे हमको रिश्ते अच्छे करने हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, इन कंट्रीज के लिए भी विन विन सिचुएशन है, इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बना सकते हैं, और कल की डेट में जब हम बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी को बहुत मास्टर कर लेंगे तो हम बैटरी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सब बातें हैं यहाँ पे। 2019 की बात की जाए तो इंडियाज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को फेमस कंपनी है, फिर HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कंप्यूटर वाली बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया और एक काबिल नाम की कंपनी बनाई जिसका नाम था खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं मैं, हो सके तो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा आपको ये। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का काम क्या होगा? जो मिनरल एसेट्स हैं जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये लिथियम कोबाल्ट हमारे यहाँ पे बैटरी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काबिल नाम की कंपनी दुनिया भर में लिथियम और कोबाल्ट के एसेट्स को ढूंढेगी और कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करेगी कि इंडिया में जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसको रेगुलर सप्लाई मिले लिथियम और कोबाल्ट की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? काबिल की। अभी के लिए इंडिया में जो लिथियम आयन बैटरी आती है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है एज यूजुअल। हमारे सारे की जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर में लगते हैं बाकी इक्विपमेंट्स के, वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, और उसमें हम डिपेंडेंट है चाइना पे, वियतनाम पे और हांगकांग जैसी पे। अभी चाइना और हांगकांग पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हालात क्या है आपको पता ही है, और हांगकांग चाइना के कंट्रोल के अंदर है। तो इन दोनों कंट्रीज पे तो बंद करके भरोसा कर नहीं सकते। वियतनाम के ऊपर भी एक लिमिट से ज्यादा डिपेंड होना ठीक नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं हमें अपने इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना है, और बेस्ट तरीका क्या है कि आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ एक अच्छे रिश्ते बना लीजिए। ये सब बातें यहां पे कही गई हैं। कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए जो लिथियम का इंपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत प्रोग्रेसिव लेवल पे तेजी से चल रही है। लिथियम आयन जो इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 2 सालों में $384 मिलियन सालाना से बढ़ के $1.2 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शुरुआत से ही सपोर्ट दिया। इंसिपियंस यानी जब से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है तब से सरकार का इसको सपोर्ट मिल रहा है। और अगर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को सक्सेसफुल करना है, इंडिया को एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंडिया में ई व्हीकल्स को जल्दी लेके आना है, तो भाई लिथियम और कोबाल्ट की रेगुलर इंपोर्ट जरूरी है। और रेगुलर इंपोर्ट्स के लिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो लिथियम नाम का एलिमेंट है इसको एक दवाई की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो भाई एक और अच्छा वजह है लिथियम को इंपोर्ट करने का, ठीक है ना भाई। और लिथियम चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लग रहा है तो इस लिथियम के अंदर ये काबिलियत है कि कल की डेट में जो एक्सेसिवली ये जो कार और बाइकें धुआं छोड़ती हैं जिससे कार्बन एमिशंस होता है, उन कार्बन एमिशंस को अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? तो भाई पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली कारें कम हो जाएंगी, लिथियम मेड बैटरीज पे चलने वाली कारें ज्यादा हो जाएंगी, तो ओवरऑल दुनिया भर में कार्बन एमिशंस कम हो सकते हैं। इसलिए भी लिथियम इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम का एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, लिथियम हेल्थ के फील्ड में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ओवरऑल
लिथियम को इंडिया में इंपोर्ट करना, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, ये विन विन सिचुएशन है। इससे डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी बैटरी की फील्ड में, और एनवायरमेंट भी अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। अभी के लिए इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है लैटिन अमेरिका में? तो ब्राजील है, मैक्सिको है, वेनेजुला है। हम लोग यहाँ से ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के 14 से 20% क्रूड ऑयल साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं, और ये सून लिथियम और कोबाल्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी भी है कि हम लोग क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करें, लिथियम और कोबाल्ट से बनी हुई बैटरी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्री एंट्री एक्शन लिया है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन अपॉइंट किया गया है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाएगा, वहां पे लिथियम के और कोबाल्ट के और बाकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रिजर्व्स को देखेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया की कंपनीज वहां के साथ जॉइंट वेंचर करेंगी, जिससे हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे आत्मनिर्भर भारत को मदद मिलेगी, और कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इन कंट्रीज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया में तो इनको भी पैसा मिलेगा। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में लिथियम आयन बैटरीज, इनके बारे में याद रखिएगा, काम आएगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, वो है सेंट्रल विस्टा एग्जीक्यूटिव कैप्रिस एंड रूल ऑफ लॉ। कैप्रिस का मतलब पता है क्या होता है? कैप्रिस का मतलब होता है कि आपने इंस्टेंटली डिसीजन ले लिया, एकदम से डिसीजन ले लिया बिना किसी मतलब बिना भी किसी डिस्कशन के, तो इसको बुलाता है कैप्रिस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या बोला गया भाई? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 5 जनवरी का, जो राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है। यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये जजमेंट याद रखिएगा कौन से केस में आया। अगर आप अपने आंसर्स में पर्टिकुलर केस के नाम को कोट करते हो ना, नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 5 जनवरी को राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 मेजॉरिटी से ये बोल दिया कि ये जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है इसको बनवाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव के पास ताकत है कि वो सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया था? इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। किस हद तक इन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में, किस हद तक इन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड कर रही थी ये 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, वैसे तो जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। मैं यहां पे आपको पहले बता दे दूं कि यहां पे जो ऑथर है वो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है ना भाई? तो जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट कस्टमरी फैक्शन में बोलता है कि भाई इंडिया में हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, जो भी नियम कानून बनाए जाने चाहिए दे शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है, लोगों के विल के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से पहले ये बोलता है। लेकिन जब जजमेंट आता है तो पहले का डेजा वू आ जाता है। डेजा वू मतलब कि भाई एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम कर रहा है और कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, द अर्ली पीस टू द हाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इनफीबल्ड बाय द कोर्ट्स रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन एज अ राइट व्हिच ought to be seen as fundamental in a democracy properly understood। क्या बोला जा रहा है यहां पे? देखिए भाई सीधी सीधी बात यहां पे ये है, मैं आपको बिल्कुल क्रूड शब्दों में बताऊंगा। सुहरीत पाठक सारथी जी सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूटिव ने एकदम से डिसीजन दे दिया, लोगों से पूछा गया, 3 दिन की विंडो दी गई, बट कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ नहीं। मतलब केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा को डेवलप करना था और केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा को डेवलपमेंट कर रही है, पब्लिक हाँ बोले या ना बोले इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसीजन दे सकता था कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन को आप इंश्योर करिए, पब्लिक की रजामंदी लीजिए, फिर आप ये कंस्ट्रक्शन करिए, बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर जजमेंट में डेमोक्रेसी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स की बात करता है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स में तो साफ साफ लिखा है ना कि कोई भी नियम कानून पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वहां पे पब्लिक का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जब पब्लिक का एक्सेप्टेंस नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट को इसको रोकना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूवल दे दिया। तो बस नाम के लिए डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात कर रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली में नहीं बचा रहा है। ये बोल रहे हैं सुहरीत पाठक जी, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला कि द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर कंटेक्स्ट, वन इन विच कंपीटिंग पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी हार्मोनाइज्ड एंड बैलेंस्ड। मतलब कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही है, सरकार कुछ भी डेवलपमेंट कर रही है तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं पब्लिक का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन
अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है जो कि लॉन्ग टर्म में पब्लिक इंटरेस्ट में आता है तो भाई सरकार वो कर सकती है। सेंट्रल विस्टा के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही है। बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि भैया क्या पब्लिक पर्पस आप सर्व करोगे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बना के। यहाँ पे तो वैसे भी एमपी और बड़े बड़े लीडर ही बैठेंगे, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ही बैठेंगे, नॉर्मल जनता तो यहाँ पे वैसे भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। और सबसे खास बात यह है कि इस चीज को आप कोरोना के पैंडेमिक के समय बनवा रहे हो। कोरोना का पैंडेमिक अगर नहीं होता ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सेंट्रल विस्टा में। इस समय पे ये लग रहा है कि सरकार कोरोना में लोगों को कितनी मदद कर रही है, और उस समय पे अगर 20,000 करोड़ ऐसी चीज में खत्म होगा तो आवाजें उठाई जाएंगी, उठाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी है। अब बात करते हैं दिल्ली की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। दिल्ली की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ओरिजिनली किसने बनाया था? एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। ये स्ट्रेच करता है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। बीच में बहुत सारे पार्क और लॉन हैं, लैंडमार्क गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। कल की डेट में आईएएस बनोगे तो आप बैठोगे जाके। बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल वॉर मेमोरियल। बहुत सारे ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे रोज सुबह लोग टहलने वगैरह जाते हैं। तो कुल मिला के काफी बड़ा सा आप कह सकते हो कि इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव ये पूरा इलाका है जहां पे इंडिया के कॉरिडोर्स ऑफ पावर है। चलिए भाई, ओके। अब बात यहां पे ये है, 2009 में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था इसको क्या माना गया? इसको ये माना गया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ग्रेड 1 हेरिटेज प्रिकिंक्ट में डालो। ग्रेड 1 हेरिटेज प्रिकिंक्ट में इसको डाला गया एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन के बाद, पब्लिक से बात करने के बाद, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट से बात करने के बाद ये बोला गया कि जो सेंट्रल विस्टा है जहां पे प्राइम मिनिस्टर बिल्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पूरा का पूरा जो इलाका है, इसको जो बनाया गया है, इसको एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन के पास बनाया गया है एज अ ग्रेड 1 हेरिटेज प्रिकिंक्ट। तो अगर इस इलाके के अंदर किसी भी प्रकार का अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो वो डेवलपमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और इस प्रकार से वो डेवलपमेंट होना चाहिए कि जो उसका ग्रैंडियर है, जो उसकी चमक है, जो उसकी शान है, उसमें कोई कमी ना आए। इल्जाम ये लगाया जा रहा है अभी के प्रेजेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर कि एक तो इस प्रोजेक्ट में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरी बात इस प्रोजेक्ट के चलते वहां पे जो बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट को नुकसान है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा। वो पार्लियामेंट हाउस कहां बनाया जाएगा? तो बिल्कुल ही जो अभी की पार्लियामेंट वाली हेरिटेज बिल्डिंग है उसके बगल में बनाया जाएगा। फिर वो जगह जहां पे नेहरू जी ने अपनी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी, जहां पे हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उसको एक म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया जाएगा। एक नया सचिवालय बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नया निवास स्थान बनाया जाएगा, ठीक है ना भाई। और जो पुरानी पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग है जैसे कि नेशनल म्यूजियम, इनको नीचे गिरा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को जो नीचे गिराने वाली बात है इसको अपोज किया जा रहा है। ये आप कह सकते हो कि पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं गिराइए, आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो करिए। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से प्लान कर रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके उसी तरीके से करेगी, ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो जब इस तरीके का प्लान ओपन में बाहर आया तो भाई सीधी सीधी बात है, पेटिशंस पढ़ना शुरू होंगे। सबसे पहले पेटिशंस कहां पड़े? दिल्ली हाई कोर्ट में पड़े। दिल्ली हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए और ये बोला गया कि भाई इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में सरकार ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया। दो बेसिस पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपोज किया गया। पहला बेसिस क्या है कि भाई सरकार ने जो एग्जिस्टिंग लैंड यूज है उसको बदल दिया, उसको बदलने की परमिशन दे दी बिना पब्लिक कंसल्टेशन के। अगर आप इतना बड़ा पब्लिक प्रोजेक्ट को इतने मैसिव स्केल पे इतने खर्चे के साथ टेकअप कर रहे हो तो आपको पब्लिक के साथ कंसल्ट करना चाहिए था। आपने पब्लिक के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया, सफिशिएंट पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ, लिमिटेड पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है, सफिशिएंट नहीं हुआ। पहला तो इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दिए गए वो गलत तरीके से दिए गए, अनरीजनेबल है। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस बेसिस पे भी सुप्रीम कोर्ट में इसको क्रिटिसाइज किया गया। समझ गया बात को? तो ये दो बेसिस हैं, एक तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना, दूसरा बिना पब्लिक कंसल्टेशन किया, विदाउट सफिशिएंट पब्लिक कंसल्टेशन के इस प्रोजेक्ट को टेकअप करना। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2-1 की मेजॉरिटी के साथ, उसमें एम खानविलकर साहब और जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने तो बोला कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार की जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या बोला? जस्टिस संजीव खन्ना ने यह बोला है कि जो आप दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 की बात करते हो, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 क्लियरली ये बोलता है
कि अगर आप दिल्ली के इलाकों में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक बिल्डिंग्स को बदल रहे हैं, तो आपको जनता के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर जनता के कंसल्टेशन की बात की जाए तो भाई जनता को 3 दिन का नोटिस दिया गया था, जनता के सामने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रखा गया था और 3 डे का नोटिस दिया गया जनता को कि जनता अपने व्यू पॉइंट्स दे, और इस 3 डे के नोटिस के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया। यहाँ पे संजीव खन्ना साहब ने बोला है कि ठीक है भाई, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, आप पब्लिक बिल्डिंग्स को बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक कंसल्टेशन तो करो, सफिशिएंट टाइम तो दो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। इतनी जल्दी क्या है आपकी पब्लिक कंसल्टेशन करने की? और अगर आप इतनी तेजी से इस प्रकार के प्रोजेक्ट को विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं, आप दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 को भी वायलेट कर रहे हैं। ये चीज पता चल रही है संजीव खन्ना जी के स्टेटमेंट से। जो संजीव खन्ना जी ने डिसेंटिंग नोट दिया है ना, 3 जज की बेंच में से 2 लोगों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के फेवर में वोट किया और जस्टिस खन्ना ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। और जस्टिस खन्ना ने जो डिसेंटिंग नोट लगाया उसमें यहाँ पे साफ साफ बोला कि अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट को आप लेके आते हो तो आप पब्लिक पार्टिसिपेशन करिए, नहीं तो आप आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हो, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 को वायलेट कर रहे हो, जहां पे साफ साफ लिखा है कि अगर पब्लिक प्लेसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आपको जनता के साथ पार्टिसिपेशन तो करना ही पड़ेगा, जनता से कंसल्टेशन तो करना ही पड़ेगा। फिर भाई जब अपोजिशन आया था इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, तो एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग बिठाई गई। इस बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग के सामने वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स गए, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स गए जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ना, वो अभी भी ओपन में आई नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार बैक एंड में अपनी प्लानिंग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजमेंट ने ये बोल दिया कि भाई सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इस प्रकार के स्टेप्स ले सकते हैं। अगर इस प्रकार के स्टेप्स में जुडिशरी सरकार को रोकने लगेगी तो सरकार लिटरली काम ही नहीं कर पाएगा। और फाइनली यहाँ पे बात हो रही एनवायरमेंटल स्क्रूटनी की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस बहुत जल्दी में किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, इस प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली ये मेजर लेवल पे हो रहे हैं, ये कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बेसिकली टाउनशिप और एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन है। इसको यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया गया तो बस ये बात की गई कि भाई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बन रही है, ये पूरा का पूरा टाउनशिप और एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, बहुत लंबी इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, बट वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी हो गया, वो तो देखिए हो ही जाएगा। सरकार की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तो देगी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वो तो दे ही देगी और उसने दे ही दिया है। समझ के बात को? तो ये सुहरीत पार्थसारथी जी के व्यू पॉइंट है, आर्टिकल 14 और दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, ये 2 चीजें याद रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फेल्ड बाय फायर टू अवॉइड अनदर भंडारा लाइक हॉस्पिटल इन फर्मो, गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेस। भाई ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रिसेंट इवेंट हुआ है, ठीक है, फायर इंसिडेंट। क्या हुआ यहाँ पे कि भाई एक डेडली आग लगी, एक डेडली फायर लगी, 10 इन्फेंट्स, 10 छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में। और इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप उन पेरेंट्स के दिमाग को सोचिए जिनके छोटे छोटे बच्चे इस आग में ढह गए, जल गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको बस 1-2 ही दिन के हुए थे वो। तो भाई होता है ना कि छोटा सा बच्चा होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, उसको घर नहीं लेके जाया जाता, उसको कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा जाता है, इससे अच्छा तो घर ही ले जाते, फंस गए बेचारे। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आईसीयू वगैरह में आग लगती है, इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। ये एक पेनफुल रियलिटी है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म से काम नहीं हो रहा है। और इस प्रकार के जो इवेंट्स हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये नए नहीं है। कोविड-19 जब फैल रहा था उस समय पे विजयवाड़ा और अहमदाबाद में कोविड फैसिलिटी में आग लग गई थी और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। वहां पे ये पता चला था कि फायर अथॉरिटी से गलती हुई है, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल रिपेयर से, जिसकी वजह से आग लग गई और लोगों की मौत हो गई। ठीक है भाई, भंडारा फायर में ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, कल की डेट में वो कंपनसेशन भी इशू कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है। अब यहाँ पे इसकी साइंटिफिक रीजन दी जा रही है कि एक्चुअली में भंडारा वाली आग लगी क्यों। ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है ना, आईसीयू में भर्ती हैं, आईसीयू जो यूनिट्स होती हैं, नियोनेटल आईसीयूज, ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच प्रोन टू फायर। प्रोन टू फायर क्यों है? क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। देखिए आईसीयू में बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, आईसीयू में पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा होता है, तो जब पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे डॉक्टर्स इस बात को इंश्योर करेंगे कि ऑपरेशन के समय पे पेशेंट की बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, ऑपरेटिंग रूम्स में, नियोनेटल आईसीयूज में
ऑक्सीजन को ज़्यादा मेंटेन करके रखा जाता है वो ज़रूरी है, चलिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक छोटे से स्पेस में आप ऑक्सीजन ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो। अब यहाँ पे एक रिव्यू दिया गया है किसका, इंडियन हॉस्पिटल फायर्स का। ये इंडियन हॉस्पिटल फायर्स का रिव्यू कहाँ पब्लिश हुआ था, जर्नल ऑफ द क्लिनिकल एनेस्थीसिया में। और ये जर्नल ऑफ द क्लिनिकल एनेस्थीसिया का जो ये रिव्यू है क्या बोलता है, हाइयर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन आईसीयू इज द लाइकली प्राइमरी कॉज विद मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट्स इन द रूम प्रोवाइडिंग द इग्निशन एंड प्लास्टिक्स फ्यूलिंग इट। एक आईसीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल यूनिट्स भी होंगी, एक आईसीयू के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होंगे, तो पेशेंट्स को ऑपरेशन के समय पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत होते हैं, तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है आईसीयू और इन ऑपरेटिंग रूम्स और नियोनेटल यूनिट्स के अंदर। दूसरा, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, होंगे ही होंगे भाई, वहां पे बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं। एक पर्सन का जब ऑपरेशन हो रहा था उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर करना है, उसके ओवरऑल बॉडी के अलग अलग वाइटल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी खूब है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई स्पार्क हो जाता है और ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है तो आग पकड़ लेगा, और वहां पे प्लास्टिक भी बहुत सारा है तो वो प्लास्टिक जलने लगेगी, तो ओवरऑल पूरा माहौल सा लग रखा है वो आग लगने का। और इसीलिए जरूरी ये है कि जब भी आप हॉस्पिटल जैसी बिल्डिंग्स को बनाइए, वहां पे नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स को इवेल्युएट करना चाहिए, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं इनको अडॉप्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल रूम्स में हर जगह पे ऑक्सीजन मॉनिटर्स लगे होने चाहिए, ताकि डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ वर्कर्स को पता चलता रहे कि कब ऑक्सीजन के एम्बिएंट लेवल्स जरूरत से ज्यादा हो चुके हैं, ताकि जब भी ये लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए उनको कंट्रोल में लाया जा सके। यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के हिसाब से 23.5% मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए एक आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। अगर 23.5% से ज्यादा हुआ तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है, 23.5% से कम होना चाहिए ऑक्सीजन का लेवल। आपको भी पता है कि 21% ही लगभग लेवल होता है हमारी एयर में ऑक्सीजन का। 23.5% से ज्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट्स में ऑक्सीजन का लेवल नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में। अगर इससे ज्यादा है और साथ साथ कुछ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फॉल्टी नहीं होते हैं, बट यार आप उनको इस्तेमाल करोगे तो कभी ना कभी कोई स्पार्क आ जाना, ये सब बड़ी आम बातें हैं, ठीक है ना भाई। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एयर कंडीशनर्स के लिए, बाकी चीजों के लिए ऑक्सीजन सैचुरेटेड इलाके से दूर रखिए उस कमरे में, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है, जरूरी ये है कि सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ये बात सही है, बट उसके साथ साथ इस बात को इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, ताकि इस प्रकार के डिजास्टर्स, जो कि अभी भंडारा कार्जने जिसको बोला जा रहा है, इस तरीके के डिजास्टर्स ना हो। इसलिए बिल्डिंग में सेफ्टी का फुल एडेरेंस हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए। पहले जो हॉस्पिटल फायर्स लगी हैं उसके अंदर एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक कमिटी बनाई जा सकती है जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करे। और फाइनली जब भी हॉस्पिटल बनाया जाए उसको अप्रूवल करने से पहले जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो वहां पे जाके सेफ्टी ड्रिल करें, इवैक्यूएशन ड्रिल करें, देखिए कि भाई वहां पे प्रॉपर आपके वाइटल्स, प्रॉपर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। डिजास्टर हो जाए उससे पहले आपको इस बात को इंश्योर करना है कि डिजास्टर का मैनेजमेंट हम ठीक तरीके से कर सकें। यही सब बातें इस आर्टिकल में बताई जा रही हैं, ठीक है भाई। तो भंडारा कार्नेज एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इस तरीके के इंसिडेंट्स थोड़ा मेंटली परेशान करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या ही उनको आइडिया लगा होगा कि क्या हो गया, आने से पहले ही वो चले गए। आगे बात करते हैं प्लानिंग एंड एग्जिट आउट ऑफ द इजी मनी रिजाइम। भाई यहाँ पे बात हो रही है कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उसकी। आरबीआई's मेन चैलेंज वुड बी इन मैनेजिंग द टेंशन बिटवीन रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लेशन एंड सपोर्टिंग रिकवरी। भैया ये बहुत सिंपल हिसाब है आज की डेट में इकोनॉमिस्ट का, और सिर्फ कोरोना के टाइम में ही नहीं, कोरोना से पहले भी इकोनॉमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करें या इकोनॉमी को ग्रो करें। और आज की डेट में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्यूट हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और इकोनॉमी भी धत्ते में जा रही है, तो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के फैलने के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। कहने का मतलब है कि बहुत सारा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, पॉलिसी रेट्स को कम किया गया, पैसा मार्केट में डाला गया ताकि डिस्ट्रेस सेक्टर्स को, जैसे एमएसएमईज को, इंडिविजुअल बैरोर्स को पैसा मिल सके, ताकि जो मार्केट में लिक्विडिटी है, कैश फ्लो है, वो बना रहे। चलिए भाई अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, अगर आपका मार्केट में महंगाई बढ़ गई है और उसमें आप और पैसा पंप इन करते जाते हो तो भैया महंगाई और बढ़ जाएगी। ओके, इजी मनी पॉलिसी क्या होती है? इजी मनी पॉलिसी में यही तो करती है सरकार
रेपो रेट कम करती है, सरकार नहीं करती एक्चुअली में, ये आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट कम कर देगी। रेपो रेट कम करने के चक्कर में जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को देगी वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को कम रेट पे पैसा मिलेगा, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को कम रेट पे पैसा बांट सकती है, बिजनेसेस को कम रेट पे पैसा बांट सकती है, तो लोगों के हाथ में पैसा कम रेट पे पहुंचेगा, तो लिक्विडिटी हाँ होगी, तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई हो रखा है इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन बढ़ा दो तो ये प्रॉब्लम है। तो अब तक कोविड-19 के पैंडेमिक में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो यही रहा है कि भैया एक तरफ है इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ रिकवरी को बढ़ाना। रिकवरी को बढ़ाने के लिए आपको पैसा डालना है इकोनॉमी में, लेकिन इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा हो रखा है तो उसको कंट्रोल करना। ये दोनों चीजें कैसी मैनेज करी जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो चैलेंज है ना, ये केवल आज की डेट का नहीं है दोस्तों, ये हमेशा से रहा है। जब पैंडेमिक नहीं फैला था उस समय पे भी भाई ये प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। पैंडेमिक, यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, दिस इज अ पॉलिसी डिलेमा इवन व्हेन द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इज बिनाइन। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिलेमा होता है, जब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन सही भी होती तब भी पॉलिसी मेकर्स ये सोचते हैं कि क्या भाई रेपो रेट कम करें, क्या पैसा इकोनॉमी में ज्यादा डालें, क्या महंगाई ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी। पैंडेमिक के बाद ये डिलेमा बहुत बड़ा हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिव्यू हुआ था अर्ली दिसंबर में, वहां पे क्या बोला गया कि इन्फ्लेशन जो था वो आरबीआई के टारगेट बैंड से ऊपर था। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस को सही रखा, इंटरेस्ट रेट को ना कम किया ना ज्यादा किया, उतने पे मेंटेन रखा। यहां पे बहुत सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए ताकि मार्केट में पैसा कम जाए। मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, चलिए अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई को तो मनी प्रिंट करके इकोनॉमी में उतार देना चाहिए, लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए। भाई इकोनॉमी को ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आरबीआई बीच में फंसा है तो कहां करूं, क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, फंसा हुआ है आरबीआई। देखिए क्या बोला जा रहा है, इन्फ्लेशन रिमेन्ड अबव आरबीआई टारगेट बैंड फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। पिछले कई महीनों से इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट बैंड से ऊपर है, आरबीआई के ओन एस्टिमेट से ऊपर है, और आने वाले महीनों में भी ऊपर रहने वाला है। यहां पे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी खुद ही परेशान है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले समय में सप्लाई चेन सुधरेंगी। बहुत सारा जो इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में हो रखा है वो कोरोना के वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गया तो उसकी वजह से हो रखा था। जब सप्लाई चेन सुधरेगी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन स्टेबल होना लगेगा, ऐसा बोलना है आरबीआई का। अभी ये होगा या ये नहीं होगा ये तो देखिए समय ही बताएगा। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही अलग चीज है। इन्फ्लेशन केवल आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से नहीं होता है, इन्फ्लेशन बहुत सारी वजहों से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई अगर लोगों को लग रहा है कि भाई फूड के दाम बढ़ेंगे तो फूड के दाम बढ़ जाएंगे, भले ही फूड की अवेलेबिलिटी हो मार्केट में। कभी कभी जो इन्फ्लेशन होता है ना वो सेंटीमेंट पे चलता है, महंगाई सेंटीमेंट पे चलती है। तो लोगों को लग रहा है फूड के दाम बढ़ेंगे और भले ही मार्केट में इनफ अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है, इमेंट अमाउंट ऑफ आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ अवेलेबल है, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन और भी बहुत सारी चीजों की वजह से बढ़ता है। कंपनीज आज की डेट में एक्सेसिव मार्जिन पे चल रही हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहती हैं, डिमांड कम हो गई है। तो पहले अगर वो 100 यूनिट्स अपने प्रोडक्ट का बेचती थी तो अब वो 80 यूनिट ही बेच पा रही हैं। तो पहले वो 100 यूनिट में जितना प्रॉफिट कमाती थी अब वो 80 यूनिट में इतना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। अगर वो 80 यूनिट में इतना प्रॉफिट कमाना चाहेंगी तो वो पर यूनिट पे जो प्रॉफिट था उसको बढ़ाएंगी। अगर वो पर यूनिट पे अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगी तो वो अपना मार्जिन ज्यादा करेंगी, और जब आप मार्जिन ज्यादा करोगे तो भाई यूनिट के दाम बढ़ेंगे। अगर आप 80 यूनिट में जितना प्रॉफिट कमा रहे थे, अगर 80 यूनिट में उतना ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे तो उन 80 यूनिट्स के आपको दाम बढ़ाने पड़ेंगे। दाम बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस वजह से भी आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एक्चुअली में यहाँ पे डी सुब्बा राव उन केसेस को आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एक तो सेंटीमेंट पे बढ़ सकता है कि लोगों को लग रहा है फूड के दाम बढ़ेंगे, तो जो लोग ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, सप्लाई चेन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सप्लाई को रोक के इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे। दूसरा कि भाई एक्सेसिव मार्जिन, कंपनी कम सेल में अपने मार्जिन को मेंटेन करना चाहती है, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तीसरा, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इस समय पे बहुत परेशान है, एंटायर इनफॉर्मल सेक्टर प्रेशर में है। तो हर चीज लार्ज इंडस्ट्रीज के हाथ में चली गई है। तो लार्ज इंडस्ट्रीज के हाथ में ज्यादा चीजें जाएंगी तो एक मोनोपोली की कंडीशन क्रिएट होगी, तो वो चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं है। तो जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे नहीं, चीजों की डिमांड कम है, तो चीजों की डिमांड कम है तो जितनी डिमांड है उतने में ही लार्ज इंडस्ट्रीज मोनोपोली करके अपना कमाई ज्यादा करना चाहते हैं और एसएमई के अनकॉम्पिटिटिव होने का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत से कारण है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे
जो सेविंग करने वाले लोग हैं उनके व्यू पॉइंट को भी आपको समझना है। आज की डेट में आप देखिए जितने भी ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो खराब हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, आप एनपीएस की बात कर लीजिए, एनपीएस में तो चलिए फिर भी 8-8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एफडी में तो 5-5.5% का इंटरेस्ट रेट आ गया रिकरिंग डिपॉजिट में, सेविंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो 7.5% से ज्यादा का तो इन्फ्लेशन चढ़ रहा है और आपको एफडी पे रिटर्न मिल रहा है 5% का, 5.5% का, तो आपको तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एनपीएस में अगर आप पैसा डालते हो तो मान लीजिए आपको 8-8.5 या 9% का रिटर्न मिल गया, तो भी 7.5% पे तो क्या 1.5% के इंटरेस्ट के लिए आप एनपीएस में पैसा डाल रहे हो। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सेविंग करते हैं ना लोग, उनकी हालत बहुत खराब है। इन्फ्लेशन अगर इतना ज्यादा होगा तो जो लोग इकोनॉमी में सेव कर रहे हैं ना, दे आर नेक्स्ट टू नथिंग, उनके सेव करने का कोई फायदा है नहीं। और कहीं ना कहीं बैंक आज की डेट में करोड़ों की डेट में पैसा आरबीआई के साथ रोज जमा कर रही है। क्यों जमा कर रही है? आरबीआई ने कोरोना के पैंडेमिक के बाद बहुत सारा पैसा रिलीज किया था और शेड्यूल कमर्शियल बैंक को दिया था और बोला था लोन बांटो, लेकिन वो लोन लोग ले ही नहीं रहे। तो वो जो पैसा एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई ने बैंकों में इंट्रोड्यूस की थी, वो पैसा कहीं ना कहीं बैंकों के थ्रू वापस आरबीआई के पास आ रहा है। आरबीआई से शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या बोल रही है कि भैया ज्यादा लोन बट नहीं रहा मार्केट में, तो अपना पैसा वापस ले लो। तो अब यहां पे डी सुब्बाराव साहब यही एक बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए भाई आपने इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस करने की भी एक लिमिट है। आप एक हद से ज्यादा इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको इकोनॉमी में पैसे के इंट्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि भाई नॉर्मल आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और यहां पे एक और चीज निकल के आ रही है, वो है करेंसी एक्सचेंज। फॉरेक्स मार्केट में हमारी जो पैसा है वो एप्रिशिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं कैपिटल इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। कैपिटल इन्फ्लोज का मतलब क्या होता है कि बाहर के देश इंडिया के कैपिटल एसेट्स को अक्वायर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि रिलायंस जियो में रिसेंटली फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट की। बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंडिया की जब वो कैपिटल एसेट्स को अक्वायर करते हैं तो उसके लिए इंडिया में पैसा आता है, तो वो पैसा डॉलर के फॉर्म में आता है। जब डॉलर के फॉर्म में पैसा बहुत ज्यादा इंडिया में आता है तो रुपये की डिमांड बढ़ती है, और जब रुपये की डिमांड बढ़ती है तो रुपये अप्रिशिएट करता है। तो पहले अगर $1 पे 75 रुपया मिलता है तो वो $1 पे 74 या 73 रुपए पे आ सकता है। एक लिमिट से ज्यादा आप रुपये को अप्रिशिएट नहीं करवा सकते, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप रुपये को अप्रिशिएट करोगे तो एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अगर रुपये की कीमत कम है, ठीक है ना, अगर हमारी करेंसी डीवैल्यूएड है, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बाहर के देशों को हमारा सामान सस्ता लगेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, वो डॉलर में हमको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे $1 75 रुपए का, तो 75 रुपए की चीज आप इंडिया के मार्केट में खरीद सकते हो, और $1 70 रुपए का, तो 70 रुपए की चीज आप इंडिया के मार्केट में खरीद सकते हो। तो बाहर से जो सामान इंडिया का अपने यहां इंपोर्ट कर रहा है, वो तो भाई यही चाहेगा ना कि इंडिया की करेंसी डीवैल्यू रहे। तो 75 रुपए में उसको इंडियन मार्केट में ज्यादा सामान मिल जाएगा, 70 रुपए में उसको इतना सामान मिलेगा नहीं। तो एक लिमिट से ज्यादा हमारी सरकार हमारी करेंसी को अप्रिशिएट नहीं करवा सकती, इसलिए करेंसी मार्केट्स में भी प्रेशर आ जाएगा। अगर आप ज्यादा पैसा इकोनॉमी में उतारते हो तो कहीं ना कहीं करेंसी मार्केट्स में प्रेशर आ जाएगा। बहुत ज्यादा कैपिटल इन्फ्लोज इंडिया में होंगे, इंडिया में कैपिटल इन्फ्लोज होंगे तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी। एक लिमिट से ज्यादा हम करेंसी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो डी सुब्बाराव जी यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। आपने बहुत सारा पैसा कोविड के मैनेजमेंट के लिए इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया, सही है, लेकिन अब आपको रुकना पड़ेगा। अब आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब बातें थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।